रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जन की बात। इस कार्यक्रम में आज हम शामिल कर रहे हैं यमुना नदी को। जी हाँ, यमुना नदी पर इस समय काफी चिंता है। यमुना मैली है, प्रदूषित है और इन दिनों में जब सर्दी बढ़ रही है तो यमुना में जब पानी का जो प्रदूषण है इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कभी कभी अमोनिया की वजह से सप्लाई भी बंद करनी पड़ती है। वह नज़ारा दिल्ली में है, दिल्ली के बाद फिर मथुरा तक है। इस सब मुद्दे पर हम अपने स्टूडियो में आज जाने माने पर्यावरणविद और यमुना बचाने की मुहिम में अब तक लगे हुए मनोज मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। मनोज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यमुना की स्थिति पर आप कब से नजर रख रहे हैं और तब से लेकर अब तक यमुना में क्या बदलाव नजर आया है? देखिए, वैसे तो हम भी बाकी दिल्ली वासियों की तरह हैं। करीब 10 साल तक यमुना के स्वास्थ्य और यमुना के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ रहे जी। जैसे हम ये कहते आए हैं बार बार कि भाई दिल्ली वालों को यमुना से कोई खास लगाव या योगदान या इनका कोई वो नहीं है। 2006 के एंड में जी हम उस समय एक पीस इंस्टीट्यूट चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक एनजीओ से जुड़े थे जी और एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने पूरा किया था। उसके बाद कुछ लगा कि भाई ये प्रोजेक्ट तक जी अपने आप को सीमित रखना सही नहीं है। क्या कोई ऐसा कॉज है जिसमें कि जुड़कर बिल्कुल उसके साथ में लगकर काम किया जा सकता है। और तब जो है यमुना नदी के को हमको यमुना नदी याद आई और 2006 से फिर हम यमुना की सेवा में लगे और आज तक कभी ऐसा वो लगा ही नहीं कि अपना कार्य पूरा हो गया हो। तो 2006 से हम देख रहे हैं और हमने तो अब क्योंकि जितना कुछ समझा है जी 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 इससे तो ऐसा लगा है कि सिर्फ मात्र अप्रैल 2020 को छोड़ दें जी, बाकी यमुना का स्वास्थ्य बद से बदतर ही हुआ है। तो स्थिति तो कहीं से भी सही नहीं कही जा सकती। जी 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 बहुत सारे वायदे किए गए, बहुत सारे प्लान बने, प्रोजेक्ट बने, कुछ इम्प्लीमेंट भी हुए, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुए, पर ढाक के 3 पार्टी नजर आ रहा है। आपने यमुना की बेहतरी के लिए क्या क्या सुझाव दिए थे और आने वाले दिनों में हम हो सकता है कि जब जागरूकता बढ़ेगी सरकारों में भी और जनता में भी तो उसका असर दिखाई देगा जरूर। जी देखिए, सबसे पहले जब यमुना जी ये अभियान जी 2006 साल में शुरू हुआ, बहुत सारे दिल्ली के एनजीओ जुड़े और कुछ साथी और लोग जुड़े जी। सबसे पहले हमारा फोकस यमुना के खादर के ऊपर था जी। ये जिस तरीके के प्लानिंग हो रही थी और जैसा उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स जी की बातें चल जी एक तरह से काफी सुर्खियों में थी। तो हमको लगा कि दिल्ली में जो यमुना का खादर है वो तो संकटग्रस्त है ही, पर उस पर और आघात होने वाले हैं। तो शुरू के कुछ साल 2-3 साल तो हमारा जितना भी अभियान का समय व्यतीत हुआ वो सब किसी प्रकार से खादर को बचाने में हुआ जी। उसके लिए चाहे हाई कोर्ट गए, तब तक तो एनजीटी बना नहीं था, चाहे हम हाई कोर्ट गए, दुनिया भर के सजेशंस किए, प्रेजेंटेशंस किए, राष्ट्रपति जी से लेकर और अपने जितने मंत्री लोग थे सबसे मिले जी। और हमने अपनी बात रखने की कोशिश की कि भाई
देखिए खादर जो है वो किसी भी नदी का एक अभिन्न अंग है, और उसको आप इस तरीके से अगर खत्म करेंगे तो नुकसान नदी को तो होगा ही, पर दिल्ली को ज्यादा नुकसान होगा। तो ऐसा लगा कि हमारी बात कुछ लोगों तक समझ में आ रही है, क्योंकि हमने उस समय आरटीआई का भरपूर प्रयोग किया। उससे फाइलों से, सरकार की फाइलों से ही जानकारी निकाली जी, और फिर उन्हीं को ही बताया कि भाई ये आपकी ही फाइल कह रही है, हम कोई अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। तो इतना जरूर हुआ कि उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे और उस समय बाकी लोग थे जी, उन्होंने कहा कि भाई अब ये कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज की जो बात है उसको तो अब रोकना शायद संभव ना हो, पर इसके आगे अब कोई पुनः कोई इस तरह का कंस्ट्रक्शन फ्लड प्लेन में नहीं किया जाएगा। तो एक ऐसी बात मेन स्ट्रीम हुई, और मतलब सरकारी अधिकारियों ने भी इस बात को समझा, और पॉलिटिशियंस ने भी समझा कि भाई फ्लड प्लेन को बचाना बहुत जरूरी है जी। पर जैसे जैसे हमने और आगे बात बढ़ी जी, तो हमको लगा कि फ्लड प्लेन की बात तो अपनी जगह है ही, पर दिल्ली जैसे शहर, बाकी भी दिल्ली के नीचे भी शहर हैं, इनमें जो यमुना की स्थिति है जी, उसका एक मुख्य कारण है कि इसमें अपना कोई प्रवाह फ्लो बचा ही नहीं है जी। इसके लिए हमने पूरी यमुना की यात्रा की। अच्छा। यमुनोत्री से लेकर पूरा नीचे प्रयाग तक गए, हाँ, और समझने की कोशिश की भाई यमुना का स्थिति क्या है, क्यों ऐसी स्थिति बनी है जी। तब मालूम पड़ा कि भाई ये अपना हथनी कुंड में तो पूरा का पूरा पानी निकाल लेते हैं दिल्ली से 200 किलोमीटर ऊपर जी। तो जब पानी फ्लो है ही नहीं तो फिर हम यमुना को नदी कैसे कहें। तो फिर ये बात हुई कि भाई, और जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ी तब ये लगा कि भाई किसी भी नदी के स्वास्थ्य के लिए दो चीजें बहुत ही जरूरी हैं जी। पहली बात फ्री फ्लो, नदी को स्वतंत्र तरीके से बहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जी। दूसरी बात फ्री फ्लड, फ्रीली फ्लडिंग नदी में होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों ही चीजें नदी के स्वास्थ्य के लिए, नदी क्योंकि ये एक यंत्र है, एक तंत्र है, तो जब तक उस सिस्टम के स्वास्थ्य की हम बात नहीं करेंगे जी, तो छुटपुट काम इधर उधर करने से कुछ नहीं होने वाला। तो जब तक हम इसको एक इकोसिस्टम के रूप में नहीं देखेंगे जी, और इकोसिस्टमिक हेल्थ के लिए फ्री फ्लो एंड फ्री फ्लड इज नेसेसरी, तब से फिर हमने इस बात को उठाते रहे कि भाई आप इसका फ्लो वापस लाइए, और इसमें जिस प्रकार से अभी एम्बैंकमेंट बना दिए गए हैं जी, और इसके फैलने को हम सीमित कर रहे हैं वो गलत है, और उससे नुकसान जो है वो मानव को ही ज्यादा होगा जी। नदी को अपने जगह निकाल ही लेगी। तो अभी भी हम उसी बात पे लगे हैं जी। और जो मैंने कहा था कि अप्रैल 2020 में जी, यमुना ने खुद अपनी बात कह दी, सामने रख दी, भाई मुझे तत्काल क्या आवश्यकता है, और बाकी तो चीजें हैं ही जी, पर यमुना ने कहा कि मेरी तत्काल आवश्यकता दो है। एक तो ये है क्योंकि मार्च अप्रैल 2020 में लॉकडाउन हो गया था जी, और लॉकडाउन के समय में पूरा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जीरो हो गई थी। उसके कारण नदी में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कुछ भी नहीं था, जीरो हो गया था। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के ऊपर भी
सब जगह देयर वाज नो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इन द रिवर। दूसरा क्या हुआ कि मार्च के एंड में जी ऊपर पहाड़ में नदी के कैचमेंट में जी अच्छी बारिश हुई और उस अच्छी बारिश के कारण नदी में एकदम से प्रवाह बन गया जी, अच्छा पानी बहने लगा। तो इन दोनों चीजों के माध्यम से जी, नदी के बहने के माध्यम से और नदी में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जीरो होने के कारण से जी, एकदम से ऐसा लगा कि नदी वापस आ गई। आपने खुद भी देखा, बिल्कुल, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी हुई जी, कई सारे वीडियोस बने और एक चमत्कार की स्थिति सामने लगी जी, जो कि बहुत समय तक नहीं चली, 1 महीने बाद फिर हुई और वापस आ गई क्योंकि फ्लो बंद हो गया जी, और फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दोबारा शुरू होने लगी तो इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन फिर आने लगा जी, और अब हम उसी स्थिति में पहुंच गए जो कि 2020 से पहले की यमुना थी जी, पर यमुना ने अपनी बात रख दी कि भाई मुझे अगर सही देखना है तो आपको अपनी हर इंडस्ट्री को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज बनाना पड़ेगा, बिल्कुल, जिससे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मेरे अंदर बिल्कुल एक बूंद भी ना गिरे और आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मेरे अंदर मेरा अपना प्रवाह जी, कायम। बिल्कुल, अब हम इसी बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं जी। अब जो आपने सर्दी के समय में बात की जी जी जी, कि भाई सर्दी के समय में स्पेशली छठ के समय में जैसी स्थिति लोगों ने देखी कि भाई पूरा ओखला बैराज के नीचे पूरा का पूरा झाग ही झाग नदी में दिख रहा था जी, तो उसका मुख्य कारण तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो है ही पर उसके बराबर या उससे ज्यादा वो पोल्यूशन है जो आपके और मेरे घर से निकल रहा है। हाँ बिल्कुल, और वो है हमारा डिटर्जेंट जी। हमारे डिटर्जेंट में जो फॉस्फेट की मात्रा है वो इतनी ज्यादा है और ये स्थिति वही है कि जैसे हम अपने घर में कपड़े साफ करने के लिए जब डिटर्जेंट को बाल्टी में पानी के बाल्टी में डालते हैं जी जी, और फिर उसको हिलाते हैं तो एकदम से झाग बन जाते हैं और फिर उसमें हम अपने कपड़े डालते हैं। वही स्थिति ओखला बैराज के नीचे है क्योंकि यही डिटर्जेंट हमारे घर से निकलकर यमुना में पहुंचा है और फिर वो ओखला बैराज में ऊपर से जब नीचे गिरता है जी जी जी, तो उसमें वो चर्निंग होता है और उस चर्निंग के कारण से वो झाग की स्थिति बनती है। और दूसरा ये भी कारण है कि इस पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जीरो है। इन दोनों के कारण ऐसी स्थिति है। तो जब तक हमारे डिटर्जेंट फॉस्फेट जीरो नहीं होंगे और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। देशों में वेस्टर्न वर्ल्ड में आज जितने भी डिटर्जेंट है सब फॉस्फेट जीरो हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसमें कि फॉस्फेट की आवश्यकता नहीं है। फॉस्फेट के ऑल्टरनेटिव केमिकल ऑल्टरनेटिव भी इजाद हो गए हैं जो कि आप जो डिटर्जेंट की इफेक्टिवनेस को बनाए रखते हैं पर इस तरह की स्थिति नदियों में या बाकी में वाटर बॉडीज में नहीं बनती। तो कोई कारण नहीं है कि क्यों हिंदुस्तान में फॉस्फेट जीरो करके डिटर्जेंट क्यों नहीं बन सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पूरा एक खाका है जो मैंने आपके सामने खींचा है। जी जी। अब एक चीज बताइए सर कि एक आदर्श स्थिति, क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर में भीड़ बढ़ रही है, लगातार शहर डेवलप हो रहे हैं। दिल्ली के पहले का आपने देखा होगा कि पानी कैसा है यमुना में, और फिर दिल्ली के दौरान से जब गुजर के वो कालिंदी कुंज के पास आता है, बैराज के पास, पानी कैसा हो जाता है, और फिर मथुरा में कैसा पानी होता है। और आने वाले दिनों में जो शहर बन रहे हैं, जैसे अभी मैं रिसेंटली एक बात कर रहा हूँ कि एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और यमुना अथॉरिटी के आसपास होगा। तो यमुना और ग्रेट नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, इन तीनों को क्या करना चाहिए कि यमुना नीली बहे, नीला पानी जो उसका है, जो उसका नेचुरल कलर है,
वो कलर बहे, उसके लिए उनको अभी से क्या उपाय करने चाहिए, एज आपने जैसे पर्यावरणविद के रूप में बताइए। देखिए, 2-3 चीजें तो इमीडिएटली की जा सकती हैं जी, कि नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जितने नाले जी, इनके क्षेत्र से आज यमुना में गिर रहे हैं, उन नालों को रोकना पड़ेगा। उन नालों में जितना भी पानी आज गिर रहा है उनको आप साफ कीजिए और उनको शहर के नॉन पोर्टेबल काम में बहुत पानी का इस्तेमाल होता है, उसमें आप उसको इस्तेमाल कीजिए जी। यमुना में एक बूंद भी आपके नालों का पानी नहीं गिरना चाहिए। उसी के साथ में आपके जितने इंडस्ट्रीज हैं सबको जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कीजिए, बनाइए। तीसरी बात जी, जब तक ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नहीं होता है तो आपके जो नाले हैं उनमें इन सीटू मतलब नालों में जो पानी बह रहा है उसी को बहते स्वरूप में ही आप ठीक कर सकते हो, कुछ हद तक ठीक कर सकते हो। वो टेक्नोलॉजी है जी। तो बहते हुए पानी को साफ करने का प्रयास आप तो इमीडिएटली शुरू कर सकते हो। ठीक है जी जी। तीसरी चीज जी कि एयरपोर्ट जो बन रहा है और एयरपोर्ट का जो प्रेशर यमुना पर पड़ने वाला है उसका प्लानिंग आप इमीडिएटली अभी से ही कर लीजिए जी। कि उसका प्रेशर यमुना के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आप ऐसी व्यवस्था बनाओ जी कि चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे एयरपोर्ट के आसपास की बस्तियां हो, वहाँ से निकला हुआ दूषित पानी वो यमुना में नहीं पहुँचेगा जी। तो आपको अभी से ही इस चीज को सोचना पड़ेगा। दूसरा मैं एक चीज आपको बता दूं जी कि इतनी गंदी यमुना कालिंदी कुंज में होती है, उसके बाद वो जब वही यमुना जब वृंदावन और मथुरा पहुंचती है जी तब वो इतनी गंदी नहीं रह जाती है। अच्छा। हाँ ये शायद आपको सुनकर आश्चर्य हो जी। वो इसलिए ऐसा होता है कि इसके बाद कोई फरीदाबाद के बाद कोई बड़ा शहर नहीं है, तो करीब 100-150 किलोमीटर तक यमुना जो है वो अपने स्वच्छंद बहती है। जो भी गंदा पानी उसमें है वो स्वच्छंद बहता है और स्वच्छंद बहने के कारण उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है अपने आप ही, तो उसकी स्थिति वृंदावन पहुंचते पहुंचते काफी ठीक हो जाती है। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखने की जरूरत है कि यमुना में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की लेवल हम कैसे बढ़ाएं। जी जी जी। उसके लिए टेक्नोलॉजीज हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र और नोएडा क्षेत्र में जी हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं यमुना की कि दिल्ली वाले को हम बता सके कि भाई देखो हमने अपनी यमुना को ठीक कर दिया, तुम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल ये है कि एक आदर्श स्थिति जो होती है किसी भी नदी की, आपने देश भर में घूमे हैं, दुनिया में घूमे हैं, तो उस उदाहरण को हम रख सकते हैं कि अगर हमें दिल्ली के साथ साथ दिल्ली से आगे मथुरा तक अगर यमुना नदी का आदर्श स्थिति प्रस्तुत करनी है तो उसका मॉडल ये अपनाना होगा, तो वो कौन सा मॉडल हो सकता है, आप थोड़ा सा बताइए। देखिए मॉडल तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम दो चीजें सिर्फ निश्चित कर लें जी कि नदी स्वच्छंद बहे और नदी स्वच्छंद रूप से बाढ़ जी जी। और उसके लिए जरूरी ये है कि आपके यहाँ भी नोएडा में भी जी फ्लड प्लेन के ऊपर आघात हो रहे हैं। फ्लड प्लेन को आपने सीमित कर दिया है, फरीदाबाद में भी यही हो रहा है जी। और कम से कम उसके नीचे तो आप किसी भी प्रकार का एम्बैंकमेंट बंद नदी के दोनों तरफ ना बनाए, पहली बात जी। और दूसरा आप नदी को स्वच्छंद रूप से बहने की व्यवस्था करें जी। तीसरी बात जी, खादर क्षेत्र से
जो क्योंकि क्या होता है कि जब बाढ़ आती है जी, ये बरसात के समय में, तो अच्छा पानी फैलता है और आपका भूजल को पुनः रिचार्ज करता है। अब अगर आप बंद कर देंगे, बंद बना देंगे, एम्बैंकमेंट खड़ा कर देंगे, तो उसको फैलने की वो नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, वो फिर नीचे चला जाएगा और आपका भूजल जो है वो दोबारा रिचार्ज नहीं होगा। तो कम से कम ऐसी स्थिति बनाएं कि यमुना के साथ आप बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें और यमुना को स्वच्छंद बहने दें और स्वच्छंद उसको बाढ़ में आने दें। जी जी, आपने यमुना नदी को जीवित करने के जो उपाय बताए, उम्मीद है कि केंद्र, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा, ग्रेट नोएडा यमुना अथॉरिटी इस पर ध्यान देंगी और आपके सपने को साकार करेंगी। आपसे हमारी बातें हुई, बहुत दिलचस्प बातें हुई। आपका मेरा सपना नहीं है, हम सबका सपना है। बिल्कुल, हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर बात करने के लिए सर। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे जाने माने पर्यावरणविद और यमुना जियो अभियान के संस्थापक मनोज मिश्रा जी को, जिन्होंने दिल्ली और आसपास में यमुना की दशा सुधारने के उपाय बताए हैं। साथ ही सभी एजेंसियों से इस तरह के उपाय करने को कहा है ताकि यमुना नदी स्वच्छंद बहे और बाढ़ के समय अपने प्राकृतिक रूप में बहे, तो हमारी नदियां बची रहेंगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सुन रहे हैं रेडियो कार्यक्रम जन की बात। आप सुनते रहें रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।